कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर पथ पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आया हूं, सिंघम में बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। ये दिल्ली पुलिस 2023 के विषय में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो मैंने बनाया आपके 20 मिनट में 20 प्रश्न, यानी Q20, ये T20 नहीं है, ये Q20 यानी कि 20 प्रश्न मैं आपको 20 मिनट में बताऊंगा आपको, और इन सब आप बने रहेंगे। ये मॉक टेस्ट 2 है आपके लिए, और ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में आने हैं, इसलिए मैं आपसे चर्चा करूंगा। आपके चहेते पार्ट आपके पढ़ाई की जो पंचायत, जो आपका ये प्लेटफॉर्म है आपका, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पंचायत अगले 20 मिनट तक जारी रहेगी, इसलिए आप लोग जाएंगे नहीं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वही वीडियो है जो आपको सिंघम बनाएगा, इसलिए आप बने रहेंगे। इस क्रम में मैंने आपके लिए पहला एक प्रश्न बनाया है यहाँ पर। वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये पूछ रहा क्वेश्चन आपके। तो एक सही उत्तर है जो आपके 1969 में पहली बार हमारे यहाँ बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका उत्तर सी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्रीयकरण होता है बैंकों को सरकारी करने की प्रक्रिया, ये पहली बार देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा कार्य किया गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। यहां से ये इंदिरा गांधी जी की पहल पर हुआ यहां से, और ये 19 जुलाई, इस डेट को भी आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, यानी वर्ष 19 जुलाई 1969 को देश के उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। इस समय मैं बताऊंगा आपको, मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया है रियो शिखर सम्मेलन। रियो, पहला माइंड में विचार आएगा कि रियो कहां स्थित है। तो रियो आपके ब्राजील में स्थित है। कहां स्थित है? रियो ब्राजील में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 1992 में, वर्ष 1992 में, 1992 में यहां पर ब्राजील के रियो शहर में, रियो का पूरा नाम है रियो डी जेनेरियो, रियो में एक सम्मेलन हुआ, और इसका संबंध है जैव विविधता पर, यहां से बायोडायवर्सिटी संबंध से। बायोडायवर्सिटी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आर्द्रभूमि क्षेत्र है, आप लोग देख लेंगे। आर्द्रभूमि पर एक सम्मेलन बड़ा पॉपुलर है, वो रामसर सम्मेलन। कौन सा है वो रामसर सम्मेलन है। और जो ओजोन क्षीणता पर है, कनाडा का एक शहर है, तो कनाडा शहर का नाम क्या है, बड़ा पॉपुलर है, मॉन्ट्रियल। क्या नाम है उसका? नाम है आपके मॉन्ट्रियल, नाम है मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ। और आपके ग्रीन हाउस पे एक सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल, आपके इसको आप लोग इंपोर्ट कर देंगे यहां से, क्योटो प्रोटोकॉल को। ये जापान का शहर है, यानी आर्द्रभूमि पर रामसर जो ईरान का शहर है, ओजोन पर मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ जो कि कनाडा में है, और ग्रीन हाउस पर क्योटो सम्मेलन हुआ, और जो जैव विविधता पर ये रियो शिखर सम्मेलन हुआ, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये डी उत्तर इसका बिल्कुल सही है, जो रियो पर हुआ है। इसका मैं बताऊंगा आपको यहां से जो आपके लिए अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन, ये वाला यहां पर वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैग में स्थान दिया है? तो इसका सही उत्तर है ये नमामि गंगे। क्या उत्तर सही है? नमामि गंगे। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा नमामि गंगे क्या है? वर्ष 2014 में, यहां पर वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक बड़ी पहल की गई है, और नमामि गंगे कार्यक्रम को आरंभ किया गया। ये गंगा नदी हमारी पवित्र नदी है, इसको सफाई की जानी है, ताकि अधिकांश लोग इस गंगा नदी के माध्यम से अपने आप को लाभान्वित कर सकें, क्योंकि ये वही नदी है जो हमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराती है, और ये हमारे लिए माता है, देवी स्वरूपा है गंगा नदी। इसके लिए नमामि गंगा के लिए कार्यक्रम, ये इसका नाम वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान मिला है। कौन से कार्यक्रम को? नमामि गंगे को। और इस वर्ष को याद कर लेंगे, ये कार्यक्रम वर्ष 2014 में चालू हुआ है। एक बात महत्वपूर्ण, हर घर जल, ये बड़ा चर्चाओं में, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, ये हर घर जल वर्ष 2019 में यहां पर आरंभ हुआ है, और इसका लक्ष्य था 2024 तक यहां तक हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, इसका लक्ष्य है। यहां से प्रश्न आएगा कि इस हर घर जल के अंदर भारत का कौन सा राज्य है? तो भारत का वो गोवा राज्य है जिसने 100% हर घर को शुद्ध जल उपलब्ध कराया है।
अगर यूटी आएगा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका सही उत्तर है दादर नगर हवेली और दमन दीव। कौन सा? दादर नगर हवेली और दमन दीव वो क्षेत्र है जहां पर हर घर यानी नल से लोगों को जल उपलब्ध कराया जा रहा है। ये गोवा और दादर नगर हवेली को याद कर लेंगे, ये दोनों महत्वपूर्ण है। अगर आएगा हर घर जल योजना, कब आरंभ हुई है? वर्ष 2019 में। और आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भी इसका उल्लेख किया था। पहली बार हर घर जल का उल्लेख वर्ष 2019 के बजट में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा आपके क्रम में जो बड़ा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कब आरंभ हुआ है? तो वर्ष 1991 में। ये इसका सही उत्तर है आपके 1991 में। हमारे यहाँ न्यू, इसे बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी नए आर्थिक सुधार लागू हुए। इन नए आर्थिक सुधारों को ही भारत में आर्थिक उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। उस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। पीवी नरसिंह राव देश के पीएम थे, ये मैं लिख दिया आपके लिए यहां पर। और उस समय देश के जो वित्त मंत्री हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। कौन है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस समय आपके। इन दोनों ने मिलकर के देश में नए आर्थिक सुधारों की श्रृंखला को आरंभ किया, जिसका फायदा हमें आज भी मिल रहा है। इसे भूलना नहीं चाहिए। आपके देश में व्यापारिक नियमों को इतना सरल और उदार बना दिया गया, पहले आओ पहले पाओ, कोई भी निवेशक भारत में आके निवेश कर सकता है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। इसे राव सिंह नीति भी कहते हैं आपके। राव नरसिंह राव और सिंह बोले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको कर लेंगे अंडरलाइन यहां से। और अगला मैंने क्वेश्चन आपके लिए बनाया है यहां से, निम्नलिखित का मिलान करिए। मिलान करवा रहा है। ये आईएमएफ संस्था कौन सी है? ये आईएमएफ है यहां से। ये कौन सी है? ये WTO है। इसको अगर खोलेंगे तो ये एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। और ये शार्क है। कौन सा है? ये शार्क है। इन्हें मिला दीजिए। आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन में। WTO मुख्यालय कहां है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? फिलीपींस में। और जो सार्क का मुख्यालय कहां है? काठमांडू में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना। एशियन डेवलपमेंट में मुख्यालय फिलीपींस की जो राजधानी कौन सी? मनीला। कौन सी? मनीला में है। इसको आप आसानी से मिला देंगे। कूट आपके दिया गया है, मैंने मिला दिया। 1 का B है, ये 2 का A है, और 3 का D है, और 4 का C है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक बात बताया था आपके लिए, जो काम की बात है, जो एग्जाम पूछी जा सकती है। आईएमएफ की स्थापना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना वर्ष 1945 में हुई है। यद्यपि 1944 में 44 में इसके लिए सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कौन सा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। वहां पर थीम रखी गई थी आईएमएफ की। जो WTO है इसकी स्थापना 1995 में हुई है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 1966 में हुई है। और सार्क की स्थापना 1985 में हुई। कई बार ऐसे लगाने के लिए आता है पेपर में, और इसको देख लेंगे। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क की स्थापना ढाका में हुई थी वर्ष 1985 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया? काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। और सार्क में वर्तमान में 8 देश शामिल है। इसे आप महत्वपूर्ण कर लेंगे। ये मैंने बना दिया आपको यहां से। इस क्रम में मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन बनाया है। पिछले दिनों किस एयरलाइंस ने ये CMR दिल्ली एयरपोर्ट का ये सेफ्टी, ये वाला सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये किसको जीता है? तो इसका सही उत्तर है ये स्पाइस जेट। हमारी एक एयरलाइंस है, एक सही उत्तर ये वाला स्पाइस जेट। स्पाइस, ये रहा, मैं लिखा है यहां पर जेट, ये गलती से थोड़ा सा यहां पर लिख गया है, ये स्पीकर हो गया है। स्पाइस जेट ने इस खिताब को जीता है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसे अंडरलाइन कर देंगे। इस क्रम में मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन बनाया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 15 दिसंबर 2022 को यहां पर किस शहर में इंडिया वाटर, ये इंपैक्ट है क्या? ये इंपैक्ट है यहां पर, इंपैक्ट, ये रहा इंपैक्ट है, ये मैं लिख दिया आपके लिए इम्पैक्ट समिट 2022 का उदाहरण किया है। तो सही उत्तर है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में सही उत्तर है इसका। यानी इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022 का उदाहरण किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। कहां पर? नई दिल्ली में किया है। ऐसे ही मैंने आपके लिए एक प्रश्न बनाया आपके यहीं पर श्रृंखला में, बड़ा महत्वपूर्ण है वो भी। भारतीय सेना ने पिछले दिनों किस देश के साथ एक्सरसाइज सूर्य किरण ये 16 के भाग लिया है? तो वो देश और कोई नहीं बल्कि कौन सा है? वो नेपाल है। नियमित तौर पर हम नेपाल के साथ में, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, महत्वपूर्ण भी है, और नेपाल के साथ हम सूर्य किरण नाम से एक नियमित आर्म्ड एक्सरसाइज किया करते हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप देख लेंगे। यहां पर ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। मैंने बताया है
आप इस चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कराएंगे ताकि ये मेरी बातें और लोगों तक पहुंच सके। मैं आपको ऐसी श्रृंखला लेकर आ रहा हूं, ये मैंने आपके लिए Q20, क्यू माने क्वेश्चन 20, यानी 20 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं 20 मिनट में। ऐसे क्वेश्चन मैं हर दिन लेकर आ रहा हूं आपके लिए। ये दिल्ली पुलिस का सिंघम बैच है। ऐसा ही बैच मैं आपके लिए एक उसको पैट का यूपी SSSC पैट के लिए लेकर आ रहा हूं जो 10 तारीख से आरंभ होने वाला है। और शनिवार और इतवार को मैं आपको केवल करंट पे चर्चा करूंगा, करंट अफेयर पर, ओनली करंट अफेयर पर वहां पे मेरी बातचीत होगी। उससे बाहर एक भी प्रश्न एग्जाम में आने वाला नहीं है। इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म में पढ़ाई की पंचायत में बने रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे और खुद करेंगे और इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ताकि आपका ये चैनल ऊपर बढ़ सके और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। इस क्रम में मैंने आपके लिए एक अन्य क्वेश्चन बनाया जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है। तो ये हमारा वो एथलीट है जिसने भारत का मान सम्मान बहुत अधिक बढ़ाया है। एथलीट किसमें? जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो में ये जेवलिन थ्रो का हीरो है। जेवलिन थ्रो को भाला फेंक भी कहा जाता है हमारे यहाँ पर। ये प्राचीन काल से परंपरा रही है। युधिष्ठिर भी हमारे जेवलिन थ्रो के हीरो हुआ करते थे। जो महाभारत काल के बड़े दिग्गज युधिष्ठिर आपके हस्तिनापुर के राजा रहे लंबे समय तक, उन्होंने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया अपने कार्यकाल में। वो भी भाला फेंक में बड़े माहिर थे। और हमारा नीरज चोपड़ा जिसने हमें ओलंपिक में पहला गोल्ड पदक दिलाया आपके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ओलंपिक खेलों में एकल प्रतियोगिता में, एकल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर हमारे पास 2 ही पदक है गोल्ड के। एक नीरज चोपड़ा ने जीता है और उससे पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता शूटिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसे याद कर लेंगे। जेवलिन थ्रो का हीरो है और काय संबंध है इनका? एथलीट से। इस क्रम में मैं आपको आगे ले जाऊंगा, बताऊंगा सितंबर 2020 तक की स्थिति में भारत में सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई। तो इनकी संख्या न्यायाधीशों कितनी हो गई? 34। कितनी हो गई? 34 हो गई। यानी 33 प्लस 1, यानी एक भारत के मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्लस 33 अन्य न्यायाधीश रहे यहाँ से। इनकी संख्या कितनी हो गई? 34। और संविधान में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कहां हुआ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में, यानी कि 124 में। ये दिल्ली पुलिस के वर्ष 2020 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2020 में। अब फिर पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आप बताएंगे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। ये मैं आपको आगे ही बताऊंगा और थोड़ा सा मैंने यहां भी चर्चा कर दी है आपसे। DY चंद्रचूड़ वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसको आप रट लेंगे, ये बहुत बहुत वेरी मोस्ट है आपके लिए। और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 में हुआ है। इस क्रम में मैंने आपके लिए अगला पेपर क्वेश्चन तैयार किया। ये रहा, पिछले दिनों में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने? यूएनओ ने। किसने? यूएनओ ने। तो वो उत्तर और कोई नहीं बल्कि ईरान है, क्योंकि ईरान में एक लंबे समय से उथल पुथल रही है, कट्टरपंथा व्यवस्था रही है। वहां शिया सुन्नी को लेकर विवाद भी रहा है बहुत लंबे समय से, और बुर्का को लेकर वहां तगड़ा विवाद रहा है। और ईरान की महिलाएं लंबे समय से कहती रही हैं कि बुर्का को छोड़ो, बुर्का हम पहनना नहीं चाहते हैं। लेकिन वहां पर कट्टरपंथी सरकार ने बुर्का को वहां जबरदस्ती लागू करने का प्रयास किया है। इसलिए ईरान को अभी हाल ही में महिला समूह से बाहर कर दिया गया है। एक सही उत्तर आपका ईरान है। यहां से यूक्रेन आप पहले जानते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। यूक्रेन खुद संकट में फंसा हुआ है। रूस यहां लिखा हुआ आपके लिए। पाकिस्तान पहले से भारत को परेशान करता रहता है, ये कैसा खतरनाक राष्ट्र है। लेकिन आपको उत्तर क्या है? यहाँ पर ईरान मारकर आएंगे यहाँ पे। इस क्रम में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन और बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किस राज्य से भारत के 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ये पूछ रहा है आपसे। मैंने कहा प्रश्न बनाना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का नेचर समझना बहुत जरूरी है। अगर नेचर समझ में नहीं आया तो प्रश्न का सही उत्तर आप नहीं बना पाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन नेचर क्या पूछ रहा है? तो क्या पूछ रहा है? आयुर्वेद संस्थान पूछ रहा है। कहां उद्घाटन किया है 3 का? ये कितने? 3 अखिल भारतीय कह रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? गोवा। यहां पर 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों का मोदी जी ने उद्घाटन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आएगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा गोवा और पश्चिम के लोगों के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ये दिल्ली पुलिस का वर्ष 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के भी लिए ताकि मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन करा सकूं कि पहले क्वेश्चन कैसे आए और अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। इसका सही उत्तर है, पूछ रहा है नए राज्यों का प्रवेश पूछ रहा है या उनकी स्थापना पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 2। कौन सा उत्तर सही है? अनुच्छेद 2 उत्तर सही, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत क्या? राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ, ये उत्तर है। भारत क्या होगा?
भारत अर्थात इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है भारत? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये हमारा पहला अनुच्छेद कहता है। 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश करवाना हो या स्थापना करवानी हो तो ये 2 में आएगी आपके। और 3 कहता है कि राज्यों का जो निर्माण है या उनकी सीमा में परिवर्तन है या उनके नाम में परिवर्तन है तो कहां मिलेगा आपके? ये सीमा और नाम वाला मामला कहां मिलेगा? अनुच्छेद 3 में मिलेगा। और 4 कहता है कि जो 2 और 3 में आपने जो भी परिवर्तन किए हैं वो अनुच्छेद 368 नहीं माने जाएंगे, यानी कि संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, वो एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया मानी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपके लिए। ये Q20 चल रहा है, 20 मिनट में 20 प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं मैं आपसे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन रहे हैं आपके? तो कुषाण साम्राज्य में देखा कनिष्क, कडफिसस, ये तीनों दिखाई दे रहा है। एक संयुक्त तरह कुजुल, कुजुल कडफिसस, कोजोल भी बोलता है, कोजोला, कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस कुषाण वंश का संस्थापक है। इसका सही उत्तर सी है। लेकिन कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा विम कडफिसस हो जाएगा आपके। लेकिन कुषाण वंश का महानतम और प्रसिद्ध शासक कौन है? तो सही उत्तर होगा आपका ये वाला कनिष्क हो जाएगा। और कनिष्क के शासनकाल में ही शक संवत आरंभ हुआ है। कौन सा आरंभ हुआ है? शक संवत आरंभ हुआ है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 78 ईस्वी में इसने चलाया। कब चलाया है? 78 ईस्वी में चलाया। और इसको हमने अपने क्या के तौर पर? राष्ट्रीय कैलेंडर के तौर पर बनाया है। राष्ट्रीय कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर है हमारा आपके, जो बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा? 78 ईस्वी का, जो किसने चलाया है? कनिष्क ने। और कनिष्क कौन है? कुषाण वंश का शासक है, महानतम। लेकिन पूछ क्या रहा है? कुषाण साम्राज्य का संस्थापक पूछ रहा है, क्या बताएंगे? कुजुल कडफिसस ये संस्थापक है। लेकिन वास्तविक अगर आएगा तो मारेंगे विम कडफिसस, और महानतम आएगा तो कनिष्क मारेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैंने आपके लिए क्वेश्चन और निकाला है। ये 15वां क्वेश्चन है। भारत में चट्टानों काटकर जो बराबर की गुफाएं हैं वो इनमें से किस काल की हैं? तो बराबर की गुफाएं बिहार में स्थित हैं। ये मौर्य शासकों ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया। और किसके लिए बनवाया है? तो आप बताइए। आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, आजीवक संप्रदाय के जो फॉलोअर्स थे, उनके लिए मौर्य वंशी सम्राट अशोक ने गुफाओं का निर्माण करवाया। कहां पर? बराबर की पहाड़ियों में। बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंशी सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए इन गुफाओं का निर्माण करवाया, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछ रहा है, वो कौन सी? हम्पी। ये कहां स्थित है? कौन सी? ये हम्पी पूछ रहा है आपसे। यहां पर अभी कुछ दिन पहले हम्पी को हमारे यहाँ पर यूनेस्को ने महत्ता प्रदान की। यूनेस्को द्वारा इसको विश्व विरासत स्थल में लिया जा चुका है। किसको? हम्पी को भी। इस हम्पी को ये कहां पर स्थित है? तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित। कहां पर स्थित है? ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। और हम्पी इसकी राजधानी रही लंबे समय तक विजयनगर की। और यहीं हम्पी में यहीं पर क्षेत्र है आपके कर्नाटक का, जिसे विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। और वहीं पर क्षेत्र रायचूर दोआब। कौन सा? रायचूर दोआब। इसी दोआब पर अधिकार को लेकर के यहां बहमनी साम्राज्य, बहमनी शासक और विजयनगर के मध्य आपस में लड़ाई रही लंबे समय तक। और इन दोनों ने आपस में संघर्ष किया। किसके लिए? रायचूर दोआब के लिए। रायचूर एक 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जो कि खनिज संसाधनों से और प्राकृतिक संसाधनों से युक्त है। कृषि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ सोना और तमाम खनिज पाए जाते हैं। दोनों आपस में लड़ते रहे, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। और मैं आगे बताऊंगा आपको, जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ाऊंगा वहां पर। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? संगम। जो संगम वंश के लोग हैं, पहला वंश है संगम वंश। और वह संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। ये आगे बताऊंगा आपको। जो इस क्रम में मैं आपको आगे ले जाऊंगा। ये 17वां तुलनी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? तुलनी महोत्सव किस राज्य में किया जाता है? ये पीछे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में वर्ष 2017-13 में पूछा जा चुका है और कई एग्जाम में आया है। यह सही उत्तर क्या है? नागालैंड सही उत्तर है इसका। ये तुलनी महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ नव युगल जोड़े जब सगाई करते हैं तो उस अवसर पर यह किया जाता है। और यहाँ चावल से बनी हुई जो एक बियर है वो बनाई जाती है। और नागा समाज के लोग उसे अपने देवता को पिलाते हैं और खुद भी उसका पान करते हैं, खुद भी उसको पीते हैं। ये तुलनी महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। एक रंगोत्सव है, ये बड़े पैमाने मनाया जाता है। तो तुलनी महोत्सव संबंध किससे? नागालैंड से। और नागालैंड में एक और बड़ा उत्सव है, उसका नाम है हॉर्नबिल महोत्सव। कौन सा? हॉर्नबिल महोत्सव है। इसको भी आप लिखेंगे, ये भी एग्जाम में आता रहता है। जो कि युद्ध का नृत्य और गान का ये प्रतीक है। यहाँ पर युद्ध के अवसर पर, यानी आपस में जो एक्सरसाइज करते हैं लोग आपके, कौन? नागा समुदाय के लोग नृत्य करते हैं, गायन करते हैं। इसका संबंध यहाँ से है हॉर्नबिल का। हॉर्नबिल और यानी दूसरा कौन सा? तुलनी महोत्सव।
इस क्रम में मैंने आपके लिए अन्य क्वेश्चन बनाया है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर आएगा तो क्या मारेंगे? रॉबर्ट क्लाइव। देखिए वो पूछ रहा है पहले गवर्नर जनरल पूछ रहा है बंगाल का, क्या उत्तर है? वॉरेन हेस्टिंग सही उत्तर है इसका। और वॉरेन हेस्टिंग यहां 1772 से लेकर के और 85 तक, कब तक? 85 तक यहां इसने सत्ता संभाली भारत में। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, कौन से एक्ट से? ये व्यक्ति क्या बन गया? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। इसके बारे में आगे चर्चा कराऊंगा। वैसे मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं, मेरा वीडियो देख लेना और मैं आगे चर्चा जारी रखूंगा आपसे। फिर कहूंगा एक बार, ये चैनल Q20 यानी जो आपका पंचायत हो रही है पढ़ाई की, इसमें मैं Q20 यानी 2020 सीरीज लेकर आया हूं। 20 मिनट में 20 प्रश्न, और ऐसे प्रश्न मैं आपको प्रत्येक चरण में दिल्ली पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए, पैट के लिए और अन्य जो एग्जाम चल रहे हैं सबके लिए तैयार कर रहा हूं। ये सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, बड़े महत्वपूर्ण है वनडे एग्जाम के लिए, इन्हें आप रट लेंगे। ये व्यक्ति वही है जिस पर महाभियोग का अभियोग भी, महाभियोग का प्रस्ताव भी ब्रिटिश संसद में लाया गया। हटाने के लिए बाद में इसको 1787 में। अब मैं आपको बताऊंगा आपसे इस क्रम का अगला मैंने क्वेश्चन बनाया है, धूम्रपान पर प्रतिबंध। कौन सा? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा देश है जिसने अभी कानून पारित किया ये वाला धूम्रपान पर? यहां पर तो आप बताएंगे वो न्यूजीलैंड राष्ट्र। कौन सा राष्ट्र है? वो न्यूजीलैंड राष्ट्र जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ न्यूजीलैंड, हमारे यहाँ न्यूजीलैंड की राजधानी याद कर लेंगे, ये कई बार एग्जाम पूछता है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, यहां से इसे आप याद कर लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी धूम्रपान पर इसने कानूनी बना दिया है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक साफ सफाई वाला देश है और इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। किसको? न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। और न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन, जो बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस तरह में आगे बताऊंगा जो इस Q20, कौन सा? जो Q20 क्वेश्चन 20 का ये 20वां प्रश्न है आपके लिए। कोलंबिया में आयोजित जो वेट लिफ्टिंग यानी जो भारोत्तोलन, भार उठाते हैं, उसकी प्रतियोगिता वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? और रजत पदक जीतने वाली, सिल्वर मेडल जीतने वाली वो कौन है? तो मीराबाई चानू, वो भारत की बेटी, इसने भारत का सम्मान हमेशा बढ़ाया है। मीराबाई चानू ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल जीता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही बेटी है जिसने टोक्यो ओलंपिक में, कौन से में? इसने टोक्यो ओलंपिक जो 2020 वाले हैं आपके, ये बड़ा इत्तेफाक है में 20 सीरीज भी चल रही है 2020 में, इसी भारत की बेटी ने भारत को रजत पदक दिलाया। और आप जान लेना, रजत पदक जीतने वाली वेट लिफ्टिंग में ये भारत की दूसरी महिला है। इस क्रम में भारत की पहली बेटी कौन सी है? ओलंपिक में पहला वेट लिफ्टिंग में पदक दिलाने वाली बेटी है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी है, ये इंपॉर्टेंट है। कर्णम मल्लेश्वरी जिसने कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता आपके कहां पर? ये सिडनी, यहां लिख देता हूं आपके, सिडनी ओलंपिक। कौन से ओलंपिक में? सिडनी ओलंपिक में, जो कि वर्ष 2020 में खेला गया था। कब? थोड़ा ध्यान देंगे, सिडनी ओलंपिक है जो कि वर्ष 2000 में, यहां पर 20 में नहीं है, वो यहां पर 2000 में खेला गया सिडनी ओलंपिक। ये 2000 में हुए। यहां पर भारत की पहली बेटी है कर्णम मल्लेश्वरी जिसने कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है काई में, वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये दूसरी बेटी है मीराबाई चानू, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। यानी वेट लिफ्टिंग में 2 पदक मिले भारत को, दोनों महत्वपूर्ण है। ये भारत की, और ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा वेट लिफ्टिंग में पहले ही दिन भारत को पदक मिला। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत की बेटी मीराबाई चानू। इस आप चैनल पर लगातार बने रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं आपको आगे ऐसी सीरीज लेकर आ रहा हूं Q20 में, यानी क्वेश्चन 20 में 20 मिनट में 20 प्रश्न ऐसे चर्चा करूंगा आपसे। इसलिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कि मैं पहले कह चुका हूं, अब जन जन की यही पुकार और शिक्षा पहुंचे हर घर द्वार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप सब लोग प्रणाम, नमस्कार।